नाउ टाइप्स ऑफ एलर्जी, ठीक है, इसमें पूरी बातें हम एलर्जी की करेंगे। अब ये चीज नोट्स में नहीं है, तो अगर चाहो तो नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। देखो दो टाइप के एलर्जी होते हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था। एक होता है लोकल एनर्जी, लोकल एलर्जी, और एक होता है जनरलाइज्ड एलर्जी, जनरलाइज्ड एलर्जी। और अभी मैंने बताया था कि जनरलाइज्ड एलर्जी को एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है। आइए समझते हैं क्या होता है ये दोनों। पहले समझते हैं लोकल एनर्जी को। तो कोई ये पता कहाँ होता है, किसी खास प्रकार के टिश्यू में होगा। लोकल बोला है ना, जहां है वहीं होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं जहां है वहीं होगा, तो मुझे बताओ इस रेस्पॉन्स में बेसोफिल काम आ रहा होगा या मास्ट सेल काम आ रहा होगा? कौन काम आ रहा होगा? मोर प्रोबेबली बेसोफिल। मास्ट सेल। बेसोफिल मूविंग सेल बेसोफिल। है, बेसोफिल मूविंग सेल है, और मास्ट सेल लोकलाइज्ड सेल है। वो टिश्यू का हिस्सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा जो लोकलाइज्ड होता है, और बेसोफिल ब्लड का हिस्सा है, मूविंग है। लेकिन मैंने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली मास्ट सेल रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन जो लोकल ऑर्गन्स हैं, लोकल टिश्यूज हैं, वहां पे भी तो ब्लड सप्लाई होता है, बेसोफिल वहां पे, तो दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन मेनली उसमें मास्ट सेल एक्टिवेट होता है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं किसमें, जनरलाइज में। तो बताओ जनरलाइज में मेनली 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 कौन काम आएगा? क्या सी बात है, कौन काम आएगा वहां पे? बेसोफिल। अब मैं पहले बता देता हूँ कि लोकल क्या है और जनरलाइज्ड क्या है। अगर एलर्जन, इसमें लिख देता हूं मैं, एलर्जन, एलर्जन localized to specific region because not entered into blood। अरे ब्लड में नहीं आया तो एक जगह लोकलाइज ही रहेगा ना। लेकिन बताओ जनरलाइज में क्या होता है? एलर्जन entered into blood, so बोलो, localized या spreaded? Spreaded into entire body, एंटायर बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, लेकिन नहीं होता। अब समझ गए लोकल एनर्जी और जनरलाइज एनर्जी। अब पहले हम बात करते हैं लोकल एनर्जी का, ठीक है। सपोज करो जहां पे भी लोकल एनर्जी हुआ है, वहां पे दो टाइप के सेल हो सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि एक तो क्या हो सकता है आपका मास्ट सेल, और एक क्या हो सकता है बेसोफिल सेल। तो लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द मास्ट सेल। अच्छा, ये मास्ट सेल भी हो सकता है और ये बेसोफिल, दोनों हो सकता है, दो में से कोई एक बेसोफिल सेल, ठीक है। अच्छा जल्दी बताओ, इसके सेल सरफेस पे किसका रिसेप्टर होता है? कौन से एंटीबॉडी का रिसेप्टर होता है? जल्दी बताओ। अरे भाई अभी बताया थोड़ी देर पहले। आईजी का। तो बोलने में क्या रहता है? आईजी का कौन सा रीजन? एफसी या फिर एफ ए बी फैब? एफसी, एफसी रिसेप्टर और आईजी। चलो इस पे आईजी एंटीबॉडी बैठा दो। चलो आईजी एंटीबॉडी है। अब मुझे बताओ इस एंटीबॉडी में एपिटॉप या पैराटॉप क्या है? एपिटॉप। एंटीबॉडी में एपिटॉप, बहुत अच्छा, सही जा रहे हो। पैराटॉप। पैराटॉप। एंटीजन में होता और कल को अगर मान लो को एलर्जन आ गया, इस पर्सन को किसी चीज से एलर्जी है, ठीक है, और वो आ गया एलर्जन, तो ये लोग एलर्जन किसकी तरह करेगा, एपिटॉप या पैराटॉप? एपिटॉप। तो ये एलर्जन है। अभी एलर्जन क्या क्या हो सकता है, पिछली मीटिंग में हम बात कर चुके हैं, अब नहीं बताएंगे। ये एपिटॉप, अब सुनना ध्यान से। तो ये रिएक्ट कर गया किसके साथ? ये यहाँ पे बाइंड कर गया किसके साथ? पैराटॉप के साथ। जैसे ही एलर्जन बाइंड किया पैराटॉप के साथ, तो इस रिसेप्टर से सिग्नल आया मास्ट सेल को या बेसोफिल सेल को। इन द रेस्पॉन्स ये मास्ट सेल या ये बेसोफिल सेल सिक्रीट करती है कुछ केमिकल्स, सिक्रीट्स सम केमिकल्स। और वो केमिकल्स तीन प्रकार के हो सकते हैं, मेजरली तीन ही प्रकार के होते हैं। वन इज हिस्टामीन, अभी सबकी रोल की हम बात करेंगे।
हिस्टामिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, एंड अनदर वन इज, एक और केमिकल्स है, ल्यूकोट्रिन्स, एल होगा, ल्यूकोट्रिन्स, शॉर्ट में एलटीज लिखते हैं, एलटी, ल्यूकोट्रिन्स या ल्यूकोट्राइंस, वो बोल लो। तो ये 3 टाइप के केमिकल सिक्रीट होते हैं, कहां से? मास्ट सेल या बेसोफिल से। चलो जी ठीक है, अब एक एक करके सबका रोल देखते हैं। पहली बात, सेरोटोनिन का रोल किसी को नहीं पता। सेरोटोनिन का रोल बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल में ऐसा लिखा मिलेगा कि सेरोटोनिन इज एक्ट एज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ऐसा लिखा मिलेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। लेकिन किसी भी रिसर्च आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि एक्चुअल में सेरोटोनिन का क्या रोल है। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, बट हाउ ये सेरोटोनिन एलर्जी में एज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या हेल्प कर रहा है, किसी को अभी तक तो नहीं पता है, रिसर्च गोइंग ऑन है। हिस्टामिन पर बात करते हैं। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन एक्चुअली वेसोडायलेटर, हिस्टामिन इज एक्चुअली वेसोडायलेटर। अब मुझे एक बात बताओ, चलो पहले हिस्टामिन का रोल का हम पूरा बात कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, पहले इस तीनों के बारे में हम केमिकल नेचर बात कर लेते हैं। हिस्टामिन और सेरोटोनिन, हिस्टामिन सेरोटोनिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। क्या है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो इन दोनों के बारे में क्या लिख दूं? इधर लिख दूं साइड में, बोथ आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव, या नीचे में लिख देता हूं, उसी के नीचे, ये भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, और सेरोटोनिन भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। बट leukotriene is not amino acid derivative, actually it is the fatty acid derivative, it is fatty acid derivative, ये फैटी एसिड से बनता है। फैटी एसिड में भी कौन सा फैटी एसिड पता है? याद करो, बायोमोलिक्यूल, मैंने बताया था 2 टाइप के फैटी एसिड होते हैं, मूफा और पूफा, याद आ रहा है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। याद करो, पूफा में मैंने एक एग्जांपल बताया था, एराकिडोनिक एसिड। अच्छा कोई बताएगा एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? कार्बन चेन एराकिडोनिक एसिड में 20, यस, बहुत अच्छा। तो जो एराकिडोनिक एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका मेटाबॉलिज्म 2 तरीके का होता है, एक तो लाइपोऑक्सीनेज के प्रेजेंस में लॉक्स, लाइपोऑक्सीनेज, और एक तो साइक्लोऑक्सीनेज के प्रेजेंस में सॉक्स, कॉक्स नॉट सॉक्स, कॉक्स, लॉक्स कॉक्स। अब इस 2 टाइप के डिफरेंट एंजाइम के प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। अगर लॉक्स की प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो बनता है ल्यूकोट्राइन्स, और अगर कॉक्स की प्रेजेंस में उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी आपको रोल पता है, ये क्या करता है? पेन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्चुअली वो भी सेकेंडरी मैसेंजर ही है, वो भी लोकल हार्मोन्स की तरह करता है। इसके अलावा यहाँ पे जितने कुछ हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सभी एज ए लोकल हार्मोन्स की तरह करता है। तो ये ल्यूकोट्रिन्स क्या, अच्छा एक मिनट सुनना, ल्यूकोट्रिन्स और इंटरल्यूकिन, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होता होगा, तो कितना बार आ गया इंटरल्यूकिन? इंटरल्यूकिन क्या है? इंटरल्यूकिन एग्जांपल ऑफ साइटोकाइंस, कौन सक्रिय करता है? मैक्रोफाज, लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर, याद आ रहा है? तो वो अलग चीज है, वो एलर्जिक रिस्पॉन्स से रिलेटेड नहीं है। कौन? इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन मैक्रोफाज और लिम्फोसाइट से रिलीज होता है इन द अगेंस्ट द पैथोजेनिक रिस्पॉन्स, एंटीजेनिक एक्सोजेनियस रिस्पॉन्स, याद आ रहा है कुछ? और ये ल्यूकोट्रिन्स अलग चीज है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में सक्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, चाहो तो अपने नोट्स में लिख लेना कि ये एक चीज नहीं है, इंटरल्यूकिन अलग चीज है, ल्यूकोट्रिन्स अलग चीज है। ल्यूकोट्रिन्स रिलीज्ड बाय मैक्रोफाज, टी लिम्फोसाइट्स and is the example of cytokines, and leukotrienes released by basophil and mast cell and is the a type of local hormones, जो लोकल लेवल पे रिलीज होता है वहीं एक्ट भी करता है। फिर मैंने बोला ये जो ल्यूकोट्रिन्स होता है, ये ल्यूकोट्रिन्स कैसे रिलीज बनता है? एराकिडोनिक एसिड से, इन द प्रेजेंस ऑफ लॉक्स, लाइपोऑक्सीनेज की प्रेजेंस। और इसी एराकिडोनिक एसिड का अगर मेटाबॉलिज्म कॉक्स में हो जाए, मतलब साइक्लोऑक्सीनेज के प्रेजेंस में हो जाए, तो बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन। दिस एल्टी मींस ल्यूकोट्रिन्स, ट्राइन्स, पीजी मींस प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। चाहो तो लिख लेना नोट्स में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, ठीक है। हाँ चलो मैं बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मैंने केमिकल नेचर बता दिया। चलो अगर कोई आपसे कोई पूछ दे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्रिन्स केमिकल नेचर क्या है,
तो बोलोगे हिस्टामिन और सेरोटोनिन तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। अब बोलोगे अमीनो एसिड में भी कौन सा डेरिवेटिव है, मत जो डीप, सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव होता है, मत छोड़ो, मत याद रखो, ठीक है। हिस्टामिन और सेरोटोनिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है एंड ल्यूकोट्रिन्स फैटी एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। नाउ मैंने पहले बोला आपको, किसी को भी अभी तक एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि सेरोटोनिन का एलर्जिक रिस्पांस में क्या रोल होता है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। जब रिसर्च फाइंडिंग नहीं आया है तो कोई कैसे बोल देगा कि क्या रोल है विदाउट रिसर्च। अब बात करते हैं हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स का। पहले बात करते हैं हिस्टामिन का। हिस्टामिन होता है वेसोडायलेटर। अब मुझे एक और बताओ, आपको वेसोडायलेटर का रोल पता है? एलर्जी सॉरी इन्फ्लेमेशन में मैंने पढ़ाया था, जल्दी बताओ ये क्या हिस्टामिन एलर्जिक रिस्पांस सॉरी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस काउज करेगा, बोलो। यस सर। काउजेस इन्फ्लेमेटरी यस रिस्पांस, सर। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। अब मुझे बताओ अगर कल को ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स काउज करेगा तो क्या क्या चीजें होने वाली है आपको पता है? जहां पर एलर्जन आया है टिश्यू लेवल पे, अगर वहां ब्लड कैपिलरी का वेसोडाइलेशन हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ हिस्टामिन, तो क्या होगा? उससे मैक्रोफेजेज इजीली आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएगा, मैक्रोफेज सॉरी मोनोसाइट्स आएंगे, मोनोसाइट्स द फ्यूज टू फॉर्म द मैक्रोफेजेस। वही अब बताओ क्या इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, यस और नो? लेकिन यस सर। तो बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है ना, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, को बात बताओ ये एलर्जन क्या है? इसके लिए क्या यूजुअली इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स आना चाहिए था? बोलो नो सर। नहीं ना। अरे आता तो सभी ह्यूमन में आता है ना भाई। तो ठीक है एलर्जिक रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ही आ रहा है, लेकिन क्या नॉर्मल रिस्पॉन्स है या ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है? दिस इज द हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। ये नॉर्मल पैथोजन के लिए रिस्पॉन्स नहीं है, नॉर्मल एंटीजन के लिए रिस्पॉन्स नहीं है, ये तो जिसके लिए रिस्पॉन्स नहीं आना था उसके लिए भी रिस्पॉन्स आ रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो अब बताओ क्या क्या होगा? जहां पे एलर्जी का एलर्जन गया है, लोकलाइज्ड एलर्जन, वहां पे क्या होगा? अब आपको पता है रेडनेस, स्वेलिंग है, उसके बाद पेन, हीट बढ़ जाएगा, वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इंक्लूडेड हो जाएगा, ये सर नो। जैसे मान लो कि कोई डस्ट पार्टिकल आई में गया है तो वहां पे रेडनेस दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगा, पेन भी होगा, वहां हीट हो जाएगा एंड सो ऑन। अब मान लो किसी को धूप से है तो वहां पे देखना है स्किन पूरा लाल लाल हो जाएगा, थोड़ा बहुत स्वेलिंग हो जाएगा, इस टाइप का पेन होगा। तो इस टाइप का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है एलर्जिक रिस्पॉन्स में। तो ये तो हो गया हिस्टामिन का रोल। अब बात करते हैं ल्यूकोट्रिन्स का क्या रोल है। लगभग सेम रोल है, ल्यूकोट्रिन्स भी वही करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम, प्रमोट्स द इम्यून रिस्पॉन्स, जनरेट्स द इम्यून रिस्पॉन्स। तो मैं इसमें भी लिख देता हूँ, generates इम्यून रिस्पॉन्स। बट ये वेसोडायलेटर नहीं है, ध्यान रखना, इम्यून रिस्पॉन्स। और सेरोटोनिन का तो किसी को पता ही नहीं है। चलो ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि ओवरऑल ये केमिकल्स जो हैं इसको बोलेंगे हम हिस्टामिन, सेरोटोनिन या ल्यूकोट्रिन्स, इसको बोलेंगे एलर्जिक केमिकल। एलर्जन नहीं है, या फिर ऐसे बोलो एलर्जिक रिस्पॉन्स केमिकल्स। एलर्जी में जो रिस्पॉन्स में के फॉर्म में जो केमिकल्स आता है वो है ये। तो मुझे बताओ ये सारे केमिकल्स लोकलाइज्ड होंगे या फिर ये ब्लड कैपिलरी से ब्लड वेसल्स में मूव कर रहे होंगे, जहां तहां जा रहे होंगे? लोकलाइज्ड होंगे भाई, लोकलाइज्ड होंगे। और अब बता रहा हूं मैं इस लोकल एलर्जी का एग्जांपल। अभी मैं एक एक करके सारे एग्जांपल को भी ब्रीफ करने वाला हूं। इसका एग्जांपल पहला नंबर, हे फीवर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तीन एग्जांपल बता। अरे भाई बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। चलो हे फीवर बताते हैं कैसे होता है। सर हाँ इसमें कोल्ड होगा? नहीं होगा, सही सवाल है, कोल्ड नहीं होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कोल्ड के अगर मुझे है, कोल्ड से मुझे सेंसिटिवनेस है, मैं ज्यादा कोल्ड में नहीं रह पाता हूँ, मुझे एलर्जी नहीं है कोल्ड से, मैं कोल्ड के लिए सेंसिटिव हूँ, मैं ज्यादा कोल्ड में नहीं रह सकता, मैं ज्यादा कोल्ड में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मैं अगर ज्यादा कोल्ड में रहता हूँ तो मुझे स्नीजिंग हो जाता है या फिर पूरा हेडेक आने लगता है। तो ये मैं इसके लिए देखो, कोल्ड के लिए मुझे एलर्जी कब होता है? जब कोल्डनेस जो है कोई फिजिकल एजेंट होता है। क्या कोल्डनेस कोई फिजिकल एजेंट है? नहीं, ये तो जस्ट इन्वायरमेंट में एक चेंज है जो मुझे सूट नहीं करता और मैं उसके लिए रिस्पॉन्स हूँ। क्या एक बार बताओ कि मेरे पूरे यूनिवर्सिटी में हर जगह एसी लगा हुआ है, मैं जहाँ लैब घुसूं तो मुझे स्नीजिंग होता है, क्लासरूम घुसूं तो स्नीजिंग होता है, लाइब्रेरी जाऊं तो स्नीजिंग, भाई साहब जहां जाओ वहां स्नीजिंग होता है।
तो ये क्या, जब मुझे स्नीजिंग होता है मेरा आंख मुंह कान सब लाल हो जाता है क्या, दर्द होता है क्या, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स थोड़ी है, इन्फ्लेमेशन होता है क्या वहां पे, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ सेंसिटिव हूँ ये सच बात है, सेंसिटिवनेस है, बट दिस इज नॉट हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स, दिस इज सेंसिटिव रेस्पॉन्स। हाँ लेकिन ये भी चीज नॉर्मल नहीं है। अब भाई कोई अगर एक्सेसिव चिल्ड करके रखा है तो उसके लिए तो ठीक है, मैं अडेप्टेड नहीं हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ, सेंसिटिव रेस्पॉन्स है, लेकिन एलर्जी नहीं है, ठीक है। किसी को गर्म से भी होता है, अगर मान लो कि अभी गर्मी है तो कोई गर्मी में ज्यादा परेशान होता है, तो वो भी एलर्जी नहीं है उसको। सनलाइट अलग चीज है, सनलाइट गर्मी से कोरिलेट मत कर लेना, सनलाइट वो जो लाइट है ना उससे प्रॉब्लम है उसको, वो सुबह की धूप में भी जाएगा ना तो भी उसको प्रॉब्लम आ जाएगा, सनलाइट से प्रॉब्लम है ना कि टेम्परेचर से, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि हे फीवर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हे फीवर बता रहा था, ठीक है। हे फीवर होता है पॉलन ग्रेन से। पॉलन ग्रेन क्या होता है, जो अक्सर पढ़ाएंगे अभी वैसे प्लांट प्रोडक्शन में, तो जो फ्लावर्स के जो मेल पॉलन मतलब मेल गेमिट्स होते हैं उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कई सारे डस्ट फॉर्म में ही होता है वो, पॉलन डस्ट कहते हैं उसको। कई सारे पर्सन और वो इनहेल कर लें, खास करके जब कटाई उटाई का सीजन आता है ना, तो उससे पहले जो फ्लावरिंग होता है तो उससे जब हवा चलती है तो उससे एयर में कई सारे पॉलन ग्रेन आ जाते हैं। तो सीजनली कई सारे पर्सन को ये एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो उस पर्टिकुलर सीजन में वो पर्सन मास्क पहन के रखते हैं, डॉक्टर्स को बता देते हैं कि आपको जो पॉलन ग्रेन है उससे एलर्जी है। तो इस केस में क्या होता है, फीवर में वही सब, आँख वगैरह थोड़ा लाल लाल हो जाता है, पूरा डायलेट हो जाता है, ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सब होता है हे फीवर, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ लोकल एनर्जी। फिर बात करते हैं अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में एक बात ध्यान रखना, कंडक्टिंग जोन अफेक्टेड होता है, पहले बता चुका हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम याद करो, कंडक्टिंग जोन अफेक्टेड होता है, रेस्पिरेटरी जोन नहीं। ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम है, अस्थमा चाहे ब्रोंकाइटिस में तो ब्रोंक्यूल्स में प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत ब्रोंकाई में, और अस्थमा में मेनली ब्रोंकाई में प्रॉब्लम है। तो इसमें ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम है, वो भी कंडक्टिंग जोन में, रेस्पिरेटरी जोन में, एक्सचेंज जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सचेंज में प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो बताओ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्यों आएगा, सुनना। एक्चुअली क्या होता है, लोकल एनर्जी है, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंडक्टिंग जोन में वहां पे इन्फ्लामेशन हुआ, तो मुझे एक बार बताओ, इन्फ्लामेशन से क्या वहां पे वहां के जो म्यूकस ग्लैंड वाले सेल है क्या वो इरिटेट नहीं हो जाएंगे इन्फ्लामेशन से? अगर फ्लूइड्स वगैरह ज्यादा आ रहा है तो इरिटेट हो जाएंगे, Yes, sir. और उस इरिटेशन से वहां के म्यूकस सेल्स जो कंडक्टिव जोन में है वो एक्स्ट्रा म्यूकस क्रिएट करने लगेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी जोन में म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और उसकी वजह से उसका ब्लॉकेज होने लगेगा एक तरीके से। तो मुझे बताओ, पर्सन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम किस में होगा, इनहेलेशन में या एक्सहेलेशन में? ज्यादा प्रॉब्लम एक्सहेलेशन में होगा, क्योंकि इनहेलेशन में एक्टिव प्रोसेस करा के कर लेते हैं। मसल इनहेलेशन में तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकर रहेगा, अब नहीं करेगा, हाँ तो हाँ नहीं करेगा। तो इनहेलेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा एक्सहेलेशन में, क्योंकि एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। तो एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होगा। और याद करो मैंने बोला था, जब उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंडक्टिंग जोन में फ्लूइड भरने लगेगा म्यूकस, तो जब पर्सन जोर लगा के एक्सहेल करने का प्रयास करेगा तो व्हीजिंग साउंड आएगा। अस्थमा के केस में तो आता ही है, ठीक है। सो दिस इज द लोकल एनर्जी। और भी कई प्रकार के लोकल एनर्जी का एग्जांपल हो सकता है, तो ये तीनों एग्जांपल आपके नोट्स में है, लोकल एनर्जी के हे फीवर, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, तीनों एग्जांपल है, ठीक है। सो एक्चुअली दिस आर द लोकल एनर्जी। लोकल एनर्जी का रिस्पांस कुछ ऐसा होता है, चाहो तो नोट्स में लिख लेना। अब हम बात करते हैं जनरलाइज्ड एनर्जी या शॉक एनर्जी। आपने सुना होगा कई सारे पर्सन को दही खाने से प्रॉब्लम हो गया है, कई सारे पर्सन को कोई पर्टिकुलर मेडिसिन खाने से एलर्जी हो रहा है। मैं लिख देता हूँ, लोग मतलब कि कोई भी ऐसा एलर्जी, मैं लिख देता हूँ फूड आइटम एलर्जी, चलेगा, फूड आइटम एलर्जी। कई सारे लोगों को चिकन पसंद नहीं है, चिकन खिला दो तो उल्टी कर देता है। कई सारे लोगों को फिश पसंद नहीं है, कई सारे लोगों को मटन पसंद नहीं है। अब किसी को सब पसंद है, इसका मतलब किसी भी नॉन वेजिटेरियन फूड से एलर्जी नहीं है। किसी को फिश से एलर्जी है, इसका मतलब फिश के जो केमिकल्स हैं वो उसके बॉडी फ्लूइड्स के सर्कुलेशन में जब जाते हैं तो उसके बॉडी के जो सेल्स हैं स्पेसिफिकली बेसोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं, उसको एज एलर्जन ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है उसको। फिर अगर मैं मान लूं कि अगर मैं बोलूं कि मेडिसिन एलर्जी, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो बॉडी फ्लूइड्स के सर्कुलेशन में चला गया, एक बार बताओ, अगर आप कोई भी फूड कंपोनेंट खाओगे, मछली खाया, मीट खाया, अंडा खाया, दही खाया, धनिया पत्ता खाया, जो भी चीज खाया,
उसका डाइजेशन होकर एब्जॉर्प्शन होकर उसके जो केमिकल्स हैं क्या वो आपके बॉडी के ब्लड में आ जाएंगे, बॉडी फ्लूइड्स में आ जाएंगे? बिल्कुल। ऐसे मेडिसिन बॉडी फ्लूइड्स में आ जाएगा। आने के बाद मेनली मैं बात कर रहा हूं, मेनली यहाँ पे कौन एक्टिवेट होता है? तो मेनली एक्टिवेट होता है कौन? यही बेसोफिल से बेसोफिल मेनली बने वाला है बेसोफिल। लेकिन मास्ट सेल भी हो सकता है भाई, क्यों? जहां ब्लड है क्या वहां मास्ट सेल नहीं हो सकता है? मास्ट सेल तो जगह जगह पे लोकलाइज्ड है ना। तो मेनली इसमें बेसोफिल है, इसमें मेनली मास्ट सेल। हाँ, अब क्या होगा, सेम चीजें होगी, बस इसमें भी वही रिसेप्टर वगैरह है। अंडरस्टूड है वो सारी बातें? ठीक है, रिसेप्टर वगैरह है वो सारी सब कुछ सेम है। सुनना ध्यान से, मैं काम करता हूँ। अरे भाई जगह है नहीं, चलो लिख देता हूँ। ये क्या है? एंटीबॉडी है, IgE एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी है? आईजी। और IG का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? मैंने बताया था। अगर कोई भी एज एंटीजन आया आपके बॉडी में, उसका आपका बॉडी उसको एंटीजन मानता है, तो आपका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी बढ़ा होगा ना, तो IgE बढ़ जाएगा, ज्यादा IgE आएगा। तो दिस इज द IgE। ठीक है, और यहाँ पे वही पैराटॉप, फिर यहाँ पे वही एलर्जन एज एपिटॉप। इसने बाइंड किया, जैसे ही बाइंड किया इंफॉर्मेशन आया बेसोफिल सेल को या मास्ट सेल को, और इसने रिलीज वही तीन चीजें किया, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ल्यूकोट्रिन्स। लेकिन अंतर क्या? अच्छा फिर सेरोटोनिन का रोल किसी को नहीं पता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, भले ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करता है, ये सभी को पता है। अरे एक बार बताओ, सेरोटोनिन के बारे में नहीं पता है किसी को, या सेरोटोनिन का एलर्जिक रिस्पॉन्स में रोल नहीं पता है? एलर्जिक रिस्पॉन्स में रोल नहीं पता है। सेरोटोनिन के बारे में तो बहुत कुछ पता है भाई, लेकिन एलर्जिक रिस्पॉन्स में इसका क्या रोल है, इस पर रिसर्च गोइंग ऑन है। कुछ चीजें भी सामने है, कुछ चीजें सामने नहीं है। हाँ चलो, अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या डिफरेंस है इस जनरलाइज एलर्जिक रिस्पॉन्स में और लोकल एलर्जिक रिस्पॉन्स में। जनरलाइज एलर्जिक रिस्पॉन्स में जो हिस्टामिन आता है ना, जितना ज्यादा बोल सकते हो उतना ज्यादा बोलो, एक्सेस नहीं, एक्सेस, नॉट एक्सेस, एक्सेस मतलब काफी ज्यादा, एक्सेस हिस्टामिन आता है। अब मुझे बताओ हिस्टामिन कैसा है? वैसा कंस्ट्रक्टर है, वैसो डायलेटर, वैसो डायलेट कंस्ट्रिक्टर। अरे भैया हिस्टामिन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वेसो डायलेटर क्या करता है मुझे बताओ। अगर ये एक्सेस हिस्टामिन आया तो मैं जल्दी से बता दो कि एबनॉर्मल वेसो डायलेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेसो डायलेशन हो जाएगा, या नॉर्मल वेसो डायलेशन होगा? बोलो। एबनॉर्मल डायलेशन। एबनॉर्मल वेसो डायलेशन द ब्लड वेसल्स, एबनॉर्मल वेसो डायलेशन। और अब सुनना, जब अब सही चल रहा है, करेगा लैग तो बताना, ठीक है? एबनॉर्मल वेसोडाइलेशन चल रहा है, हाँ अब नहीं करेगा। एबनॉर्मल वेसोडाइलेशन चल रहा है, तो एबनॉर्मल वेसोडाइलेशन के कारण क्या होगा मुझे एक बात बताना, क्या आपको निशान नहीं लगता है कि बीपी ड्रास्टिकली अचानक से गिर जाएगा? बीपी सडन फॉल, बीपी सडन फॉल। अब मुझे बताओ, अगर बीपी सडन फॉल होगा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पर्सन को जो मेन वाइटल ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, और वो ऑर्गन अगर काम करना बंद कर देगा तो पर्सन का इंस्टेंट डेथ हो सकता है? यस और नो? मैं आगे लिख देता हूँ। ब्लड सप्लाई मेनली ब्रेन को रुक जाता है, ठीक है? ब्लड सप्लाई टू ब्रेन सडनली, बोलो क्या, स्टॉप। और क्या हो जाएगा बोलो? मे लीड टू डेथ, मे लीड टू डेथ। इसी को बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। समझ में? रेवा माइक बंद करो। इसी को बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। तो क्या हुआ भाई जनरलाइज में, एक्चुअल में क्या हुआ? इसमें जो एलर्जन है, प्रॉब्लम क्यों आया? एक बात बताओ, इसमें एक्सेस हिस्टामिन का कारण क्या मुझे बताना जरा। एलर्जन आपके बॉडी में कन्फाइंड नहीं है, स्प्रेड कर रहा है। बताओ आपके पूरे बॉडी में बेसोफिल है कि नहीं है? पूरे ब्लड में है भाई, और मास सेल भी बॉडी में जगह जगह पर लोकेटेड है, और ये एलर्जन कन्फाइंड नहीं है। एक बार बॉडी में आया, बॉडी फ्लूइड से पूरे बॉडी में चल गया। अब बताओ, अगर ये पूरे बॉडी में चला गया तो जहां गया वहां हिस्टामिन,
रिपीट हो रहा है, और इतना स्टैमिना आ गया, पूरे बॉडी का ब्लड वेसल्स एट अ टाइम सडन वैसा कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, सडन बीपी फॉल, इतना बीपी फॉल सडन कि टाइम तक नहीं मिला हॉस्पिटल जाने का, सडन डेथ। और पता है इसका एग्जांपल क्या होता है, किसी पर्सन को सुनना कि इसलिए बोलते हैं कभी भी एंटीबायोटिक का ना ओवरडोज मत ले लो। मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, अरे रिसेंट में मूवी आया है, मतलब रिसेंट में नहीं, साल 1.5 साल पहले आया है, कबीर सिंह, याद आ गया? कबीर सिंह याद आया? वो खाता है टेबलेट, अगर मूवी देखे हो तो, या फिर कई सारे सीरियल वगैरह में भी देखो, तो वो जो टेबलेट खा लेता है, वो बेसिकली उसके लिए एज ए एलर्जन मान लो कि एक्ट कर रहा है, वो अचानक से उसका बीपी डाउन हो जाता है, और उस याद होगा सोया था, सोए पड़े रह गया था 48 घंटे तक, फिर बाद में पता चला कि इसको प्रॉब्लम हो गया है दवाई खाने से। तो क्या है कि वो मेडिसिन उसके लिए एज ए एलर्जन एक्ट किया, और एलर्जन कैसा एक्ट किया? जनरलाइज्ड एलर्जन, जो बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स में चला गया, और वो एट अ टाइम बीपी अचानक से गिरा गया। तो मूवी था तो जिंदा हो गया, अगर वो रियल लाइफ होता तो निपट ही लेता। रियल लाइफ में निपट ही लेते हैं, मूवी में तो जिंदा करना है ना, क्योंकि मूवी को आगे बढ़ाना है ना, इसलिए उसको जिंदा कर दिया गया। रियल लाइफ में वो जिंदा होता नहीं, समझ गए, जितना डोज वो ले रहा था। तो ऐसा होता है इसके। तो अच्छा, एक और केस है इसमें, आपने सुना होगा कई बार किसी पर्सन को अचानक से कई सारे जो मधुमक्खी हैं उसका अटैक हो गया, एक दो काटते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, जब कई सारे मधुमक्खी अचानक से काटते हैं तो पता है उसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, वो जो उसका टॉक्सिन्स होता है उसके खिलाफ, ठीक है, और वो जनरलाइज्ड एलर्जन की तरह करता है। एलर्जन तो छोड़ो, वो जनरलाइज्ड एलर्जन की तरह एक्ट नहीं करता, वो तो किसी को भी हो जाएगा, लेकिन वो जनरलाइज्ड एलर्जी के तरह रिस्पॉन्स देता है इसी तरीके से। कैसे? वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वो भी शो करता है, और सडन इतना सारा मधुमक्खी काटा है, बाइट किया है, टॉक्सिन्स आया बॉडी में कि सडन एक्सेस हिस्टामिन क्रिएट होता है उसके अगेंस्ट, और सडन बीपी लो और पर्सन का डेथ हो सकता है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ एलर्जी। अब एलर्जी में कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक, बाकी मैं अभी हे फीवर, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को डिटेल में अभी नोट से और बता दूंगा। स्क्रीनशॉट लेना, पहले स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिए, इसका भी ले लो, इंटरल्यूकिन और ल्यूकोट्रिन्स, इसमें अंतर पता होना चाहिए, इसका भी ले लो। चलो अब आ जाओ नोट्स पे, और नोट्स में आपको दोनों के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जनरलाइज्ड के भी लिखे हुए हैं और लोकलाइज्ड के भी लिखे हुए हैं। पहले देख लो किसके, तो ये देख लो, ये तो ओवरव्यू ऐसे ही दिया हुआ है, हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स, ठीक है। एलर्जिक रेस्पॉन्स में देखो क्या क्या, स्नीजिंग, कफिंग, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, वाटरिंग इन आइज, ये सब ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ही है, ठीक है। अच्छा, स्नीजिंग और कफिंग क्यों होता है? हेलो, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एलर्जन गया है तो इस रेस्पॉन्स से हम उस एलर्जन को एक्सपेल करने की कोशिश करते हैं, दिस इज द रेस्पॉन्स, ठीक है। तो वाटरिंग इन आइज क्यों हो रहा है भाई? वेसोडाइलेशन हो गया तो फ्लूइड्स का फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गया। तो फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जन द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू or injected with very small doses of the possible allergen and the reaction studied by the doctors or the experts. Okay, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अच्छा, ट्रीटमेंट तो बताया नहीं मैंने, ट्रीटमेंट बताया नहीं एलर्जी का। मान लो कि छोटे मोटे एलर्जी में है, फीवर हो रखा है, अस्थमा हो रखा है, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एलर्जी में मेन जो केमिकल्स है रिस्पॉन्स के फॉर्म में वो हिस्टामिन है मेन, तो हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं। फिर इसके अलावा हम एड्रेनलिन भी देते हैं और कुछ स्टेरॉइड ड्रग्स। स्टेरॉइड ड्रग्स तो क्या होता है, जैसे कॉर्टिसोल, ये इम्यूनोसप्रेसिव होता है, अगर ये हमारे बेसोफिल को इनएक्टिव कर देगा या मास्ट सेल को इनएक्टिव कर देगा, वो भी इम्यून सिस्टम का सेल्स है, क्योंकि वो भी रिलीज कर रहा है हिस्टामिन एज इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस। तो बताओ क्या होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा अगर कॉर्टिसोल से, तो ये केमिकल रिलीज ही नहीं होंगे, एलर्जिक रिस्पांस आएगा नहीं जितना आना था, तो उसको बचाया जा सकता है। एड्रेनलिन का भी कुछ ऐसा ही रोल है, मैं डेप्थ में नहीं घुसूंगा। एड्रेनलिन एक्चुअली ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है, और जो ये वो वेसोडाइलेशन हो रहा है एक हद तक उसको रोकता है, ठीक है। तो एड्रेनलिन हो गया। इसके बाद ये ज्यादा लैग कर रहा है यार, चलो सुनो, एड्रेनलिन हो गया, एंटी नो सर, नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ दिखा रहा है बार बार, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हो गया, एड्रेनलिन हो गया, स्टेरॉइड ड्रग्स हो गया, दिस आर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। मैंने एक कॉमन बात बता दिया, बाकी अलग अलग एलर्जन के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट आता है। नाउ द एग्जांपल ऑफ, एक्चुअली दिस थ्री आर द एग्जांपल ऑफ दिस टू, हे फीवर एंड अस्थमा, दिस टू, इसी में मैंने लिख दिया ब्रोंको, नहीं ब्रोंकाइटिस नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं। तो ये दो एग्जांपल किसके हैं, लोकल या जनरलाइज्ड? लोकल,
और एनाफाइलेटिक शॉक किसका है? जनरलाइज्ड। लोकल तो हे फीवर में देख लो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जनरलाइज प्रॉब्लम हुआ है, नोज रनिंग और स्नीजिंग कंडीशन में आ जाता है, कंजक्टिवा जो आई के पार्ट होते हैं और रेडनेस और वाटरी हो जाता है। इसका एलर्जन पॉलन ग्रेन है, याद रखना एग्जाम में कई बार पूछा गया। अस्थमा का पॉलन ग्रेन नॉर्मली डस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। नॉर्मली डस्ट पार्टिकल होता है। एलर्जी ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें तो क्या हो रहा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, नीचे थोड़ा ब्रोंक्यूल्स में जाके। और इसमें क्या होता है ब्रोंको स्पाज्म होता है, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स का डायमीटर घट जाता है, डिक्रीज द रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स, नो डायमीटर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स, थोड़ा सही कर लो लाइन, डिक्रीजेस द डायमीटर। और डायमीटर कैसे समझ में आ गया ना, क्योंकि फ्लूइड भर जाएगा उसमें। ओके, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, मेनली एक्सपायरेशन में हुजिंग साउंड आएगा है, ठीक है। तो इन द वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स म्यूकस मेम्ब्रेन एट द वॉल ऑफ एयर पैसेज, एयर पैसेज मतलब वही ब्रोंक्यूल्स की बात कर रहा है, स्टार्ट टू सिक्रीट एक्सेस म्यूकस बीच में क्लोज ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। इसकी वजह से क्या होगा, उसको एक्सेलेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसमें क्या देते हैं, उसको इनहेलेटर देते हैं या ब्रोंको डायलेटर देते हैं। अब देखो ये इनहेलेटर और ब्रोंको डायलेटर अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग आता है। वो इनहेलर जो होता है ना, ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि जब किसी को एलर्जी होता है तो वो अपना इनहेलर अपने साथ लेके घूमता है, क्योंकि हर किसी का स्पेसिफिक होता है अलग अलग एलर्जन के लिए, ठीक है। तो इनहेलर देते हैं, वो स्पेसिफिकली ब्रोंको डायलेटर होता है। तो जो 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 मतलब कि ब्रोंक्यूल्स जो है, ब्रोंको डायलेटर नॉट कैपिलरी को डायलेट करने वाला, जो ब्रोंक्यूल्स में जो म्यूकस जम गया है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो अचानक से ब्रोंक्यूल्स को क्या करता है, ब्रोंक्यूल को डायलेट कर देता है, पर्सन ब्रीद कर पाता है, मतलब वो सांस नहीं छोड़ पा रहा था वो सांस छोड़ पाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अस्थमा के केस में आप एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यूज नहीं करते, अस्थमा के केस। अब क्यों नहीं करते, इसका बहुत कारण है, या मैंने वाई लिख के छोड़ दिया, इसका बहुत कारण है। मैं आपको जस्ट एक बात बता देता हूँ, एक मेन रीजन जो बता देता हूँ, इसमें मेन रोल लिकोट्रिन्स का है। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यूज करके क्या करोगे, बाकी और भी कहोगे, क्योंकि अस्थमा हुआ है जिस पर्सन को, उसका हमको ब्लड फ्लो भी देखना है। अगर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यूज कर लेंगे तो एंटी हिस्टामिनिक जाहिर सी बात है कि वो सब कॉन्स्ट्रिक्टर होगा, और वो ब्लड वेसल्स को भी अगर ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर उसका बीपी में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस केस में हम ब्रोंको डायलेटर पे टारगेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अस्थमा। देन आते हैं एनाफाइलेटिक शॉक, मैंने पहले बताया था ड्यू टू एक्सेसिव एलर्जिक रिस्पांस, पेनिसिलिन का ओवरडोज ले लिया, अभी कबीर सिंह मूवी वाला बताया ना मैंने, ऐसा कई सारे सजल में भी देखने को मिलेगा। बाइटिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बीस, इससे क्या हुआ, एक्सेस हिस्टामिन आ गया मास्ट सेल से या बेसोफिल सेल से, दोनों ही बात मैंने वहां बता दिया। वाइड स्प्रेड वेसोडाइलेशन, एक्सेस टू डिस्चार्ज थ्रू द कैपिलरी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि भाई अगर बहुत ज्यादा डायलेशन हो गया तो फ्लूइड का डिस्चार्ज भी हो जाएगा एक्सेस उससे, और बीपी भी घट जाएगा ड्रास्टिकली, ब्लड वॉल्यूम घटेगा, बीपी घटेगा, और पर्सन का डेथ भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलर्जी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। अरिवा, दिवा, नो सर, सृष्टि, नो सर। चलो तो ये एलर्जी है। अगली मीटिंग में हम लेते हैं क्या, क्या लेना है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। टाइम क्या हो रहा है, एक काम करो, इम्यूनोलॉजी अभी यहीं तक रहने दो। अरे एनसीईआरटी कहाँ गया, एक मिनट को मैं एनसीईआरटी लेके आ रहा हूँ। तो आज एनसीईआरटी में पेज नंबर 152 से लेके पेज नंबर 153, यहाँ पे आपको पढ़ना शुरू करना है हेडिंग नंबर 8.2.4 से, और यहाँ पे आपको पढ़ लेना है हेडिंग नंबर 8.2.6 के ऊपर तक पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अभी चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, कल मैं पढ़ाऊंगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और उसके बाद हमें कई सारे कॉमन डिसऑर्डर पहले पढ़ने हैं, मतलब कि कई सारे कॉमन डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, और हेलमिन से, प्रोटोजोन से, फंजाई से, 5 कैटेगरी है मेनली इसे डिजीज होते हैं। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाले हैं, दुनिया भर का डिजीज है। इसमें जो एनसीईआरटी दिया वही पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे इसमें कि किस पैथोजन से कौन सा डिजीज होता है और उसका सिम्टम्स क्या होता है, ठीक है, यही पढ़ने वाले हैं। कौन सा डिजीज किस पैथोजन से होता है और उसका सिम्टम्स क्या होता है।
फिर इसके बाद इसी सारे डिजीज में 3 डिजीज का नाम आएगा, 3 नहीं 2 डिजीज का नाम आएगा। एक आएगा वायरल डिजीज में एड्स और एक आएगा प्रोटोजोन डिजीज में मलेरिया। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी तो क्या ही डिटेल में दिया है, वो तो आप पढ़ने के बाद समझ जाओगे, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक और डिजीज है कैंसर, हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एट लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में, एडोलसेंस एंड ड्रग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझेंगे। और ये चैप्टर भी लगभग मतलब समझ सकते हो कि मोर देन 50% हो चुका है। मोर देन 50% नहीं, 60% कवर हो चुका है। मतलब मोटा मोटी तौर पे हमको कल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पढ़ना है, उसके बाद डिफरेंट टाइप के डिजीजेज पढ़ रहे हैं, नाम उसमें याद करना है कुल मिला के बस। उसका डिटेल में 3 डिजीज पढ़ना है, मलेरिया, एड्स, कैंसर। ठीक है, यही 3 डिटेल में आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना है और उसके बाद ड्रग्स के बारे में जानना है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी को आज यहीं तक रहने देते हैं।